चलो भाई, अब हम स्टार्ट करना है टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखो। 4 एडजेसेंट ऑफिसेस आर टू बी असाइन टू 4 एम्प्लॉइज एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थॉमस एंड स्कूटर, 2 ऑफ द एम्प्लॉइज विल बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल था। सही है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि 4 एडजेसेंट ऑफिसेस हैं और 4 एम्प्लॉइज को देने हैं। तो मुझे बताओ कि अगर 4 ऑफिसेस हैं और 4 ही एम्प्लॉइज हैं, तो उनको अगर हमें अरेंज करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इनकी बन सकती है, कितनी बन सकती हैं, 24, क्योंकि 4 ही आइटम्स हैं और 4 ही ऑफिसेस हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थॉमस एंड स्कूटर, 2 ऑफ द एम्प्लॉइज विल बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब अगर क्योंकि थॉमस और स्कूटर को हमने एक साथ रखना है तो हमने क्या किया, इनको एक बड़े से डब्बे में डाल दिया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ऑफिसेस हो गए। ठीक है, लेकिन हमने थॉमस और स्कूटर को साथ रखना है तो हमने इनको एक साथ कर दिया। अब ये जो 3 डब्बे हैं, इनकी आपस में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल। और थॉमस और स्कूटर, स्कूटर और थॉमस भी तो हो सकते हैं, तो इनकी भी क्या कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल जो आपके पास अरेंजमेंट्स हैं वो 24 है चारों की। लेकिन अगर हम थॉमस और स्कूटर को साथ रखें तो अरेंजमेंट्स कितनी हो गई, 12। सही है, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारे 12 है, टोटल आउटकम हमारे 24 है। 12 अपॉन 24, 1/2 हमारा आंसर हो गया। अच्छा जी, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड बाय 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हाट वैल्यू, नहीं ये क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स, और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ एक्स डिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि हमें वो वैल्यूज बतानी है जो कि डोमेन में आती हैं, जिनमें डिफाइंड है, जिनमें कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो बेहतर ये है कि हम वो वाली वैल्यूज निकाल लें जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं देता। सही है, तो देखो ये एक फंक्शन कौन सा है, रेसिप्रोकल या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वाला जो फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइड बाय 0 क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं होती। सही है, तो मैंने क्या किया कि इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई और एक ये x। तो अब जब मैं इन दोनों को x के बराबर रखूंगा तो एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, और एक वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वाड्रेटिक बना के पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, इसको फॉर्मूला से करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 3। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यूज आती हैं, क्वाड्रेटिक में 2 आती हैं, लीनियर में 1 आती है। सही, तो 3 वैल्यूज आ गई। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो 3 वैल्यूज है ना, अगर मैं ये डालूंगा अपने फंक्शन में तो मेरा डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। मैंने यही तो किया है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख के वो वैल्यूज निकाली हैं कि जिनके ऊपर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई ये 3 वैल्यूज हैं जो मुझे नहीं डालनी। ऑप्शन ए है 0, बी है ये, और सी है ये, और डी है ये। तो यानी कि ये 3 वैल्यूज तो मुझे नहीं डालनी। वो पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज डिफाइंड, तो सिर्फ एक ही बचा, 2। सही है, इसमें एक तरीका और भी था कि हम तीनों वैल्यूज को एक एक करके रख के यहाँ पे चेक करते। ठीक है, जहां पर हमारे पास 1/0 नहीं आता वो हमारा आंसर हो जाता। चलिए देख लो, कह रहे हैं सेट ए कंटेन्स नंबर्स दिस वेयर एज सेट बी कंटेन्स नंबर्स ये रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है ना, और किसी टेबल में नहीं आता। अब मुझसे वो कह रहे हैं कि भाई ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी इस चीज की कि जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं और जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो। तो मैंने क्या किया कि एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाया। सही है, पॉसिबिलिटी डायग्राम। यहां पर मैंने ये सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, ये सेट बी के लिखे, और बीच में मैं क्या लिखूंगा, इनका प्रोडक्ट। तो 111 जार, 117 जार, 119 जार, 132 जार और 151 जार मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब मैंने 11 3 जार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार यहां पर आएगा 33, 33 1 के टेबल में आता है, 11 के और 3 के टेबल में भी तो आता है, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, हमें तो प्राइम नंबर चाहिए ना खाली। तो अब अगर मैं आगे वाले सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास सारे वो नंबर आएंगे जो प्राइम होंगे नहीं, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ही है कि जो 1 के टेबल में और अपनी टेबल में आए। इसलिए मैंने आगे वाले नंबर लिखने की जहमत ही नहीं की, सिर्फ इतने लिखे, और यही वो नंबर्स हैं जो कि 1 के टेबल में और अपने टेबल में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, यानी कि प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इनमें से 32 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 16 के टेबल में भी आता है, तो ये तो नहीं हो सकता।
सिमिलरली 51 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 17 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3, 11, 17 और 19 हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल आउटकम्स के लिए मैंने क्या बताया था कि आपने देखना है कि आपके नंबर्स कितने हैं और उसको मतलब स्क्वायर कर देना। बेसिकली यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 5 है तो 5 5 25, इस तरह में टोटल आउटकम्स पता चलेंगे। ठीक है, तो टोटल 25 है, उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? 3, तो 3/25 क्या हो गई हमारी? प्रोबेबिलिटी हो गई बी। हाउ मेनी इंटीजर्स लेस देन 1000 आर नॉट डिविजिबल बाय 7? ठीक है, ये एपीजीपी के अंदर हमने इस तरीके की चीजें पढ़ी थी कि अगर हमें ये पता करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है ना, तो यानी कि हमारी रेंज क्या होगी 1 से लेके 999 तक, लेस देन 1000 999, इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स, पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़े। ठीक है, तो 1 से 999 तक हमारी रेंज हो गई। हमें ये पता करना है कि इस रेंज में कौन से ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं उन नंबर्स की तादाद निकाल लूं जो कि 7 से डिविजिबल हैं और फिर क्या कर दूं, उसको माइनस कर दूं 999 में से, तो मुझे पता चल जाएगा कौन से वाले नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने लिए एक 7 की डिविजिबिलिटी वाली रेंज बनानी पड़ेगी कि देखो 1 और 999 तो 7 के टेबल में आते नहीं है। ठीक है, 7 आता है 1 के बाद जो नंबर है 7 के टेबल में, और 999 से पीछे 994 हमारे पास आता है। ठीक है, 994 में अगर तुम +7 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1101 हो जाएगा, 1000 वाली रेंज से आगे निकल जाएगा। तो यानी कि 7 से लेकर 994 तक हमारी रेंज बन गई। अब मैंने तरीका क्या बताया था कि इन दोनों को आपने माइनस करके डिवाइड करना है बाय द नंबर 7। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 141। ये आ गई वो वैल्यूज जो कि डिविजिबल है 7 से, लेकिन मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू आती है वो क्या होती है n-1 होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होता, 7 नहीं इंक्लूड होता। तो इसको इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा +1। तो 142 टर्म्स वो हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, जो नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर 999 है, उसमें से 142 नंबर्स को माइनस किया, 857 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 857 वो नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल नहीं, समझ आ गई? अच्छा जी, अब वो कहते हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 51 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा, ठीक है, उसका आखिरी डिजिट कुछ होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये डिजिट प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने कराया था कि देखो सबसे पहले तो हमें काम ये करना पड़ेगा कि क्योंकि 3 की पावर्स में है ना, तो हमें पहले तो 3 का पैटर्न पता करना पड़ेगा क्या था। तो जब 3 की पावर 1 लिखेंगे 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और फिर जब मैं 3 की पावर 5 लिखूंगा तो मेरे पास दोबारा से 3 आ जाएगा, तो पैटर्न मेरा यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे मेरा पैटर्न मिल गया 3971। ठीक है, अच्छा पैटर्न हमेशा यूनिट डिजिट्स का देखा जाता है, यानी कि जो आखिरी डिजिट होता है वो। अब इसके अंदर तो डिजिट ही एक है, इसमें भी डिजिट एक है, यहाँ पे आखिरी डिजिट 7 और यहाँ पे 1, तो मेरा पैटर्न बन गया 3971। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 3971 3971 ऐसे चलता जाएगा, यूनिट डिजिट्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो आखिरी डिजिट होता है उसकी बात हो रही है। तो मेरा पैटर्न कितने नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है, 4 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है 51 को उठाना है, डिवाइड बाय 4 करना है, चेक करना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 4 12 और 48 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब ये जो रिमाइंडर हमारा 3 आया है, हमने इस पैटर्न में से थर्ड नंबर को उठाना है, इस पैटर्न में से थर्ड नंबर को उठाना है, वो क्या है 7, वो होगा इसका यूनिट डिजिट, और वो रहा ये सी। ठीक है, ये डिजिट प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने बताया। अच्छा जी, द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है, इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट। देखो भाई वाई एक्सिस के ऊपर अगर ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक्स क्या होगा 0, क्योंकि देखो ये एक्सिस होता है, ये अगर सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इसका एक्स क्या होगा, एक्स 0 आएगा और वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, सिंपल काम ये किया कि मैंने इस पूरी इक्वेशन में एक्स को क्या रख दिया 0। एक्स को 0 रख के जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास एक y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू y की 9 आ गई और एक वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात पता है कि x तो 0 है, तो मेरे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स बने 0 9 और 0 -1 बने। ठीक है, अब इनको देख लो यहाँ कहां पे आ रहा है, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। 7 देखो, 7 में कह रहे हैं कि इफ x is greater than 0 and lesser than 1, which of the following statements must be true? अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखूं तो वो कह रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब रखोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा, खाली 2 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा एक्स इज लेसर देन 1, और ये इक्वेशन जो है ना बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि यही वो हमें यहाँ पर भी बताया हुआ है उसने कि x जो है 1 से तो छोटा है, तो ये सही हो गई। 2 के अंदर हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई x इज ग्रेटर देन x अपॉन 2। अब जब मैं 2 को यहां लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन x, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 ग्रेटर देन 1। तो ये चीज भी बिल्कुल ट्रू है कि 2 1 से बड़ा ही होता है, तो ये भी ट्रू हो गई। फिर अगर हम पार्ट 3 को देखेंगे तो पार्ट 3 में हमारे पास है x इज ग्रेटर देन x क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एक पावर जाएगी, 2 पावर्स बचेंगी, तो आएगा 1 लेसर देन, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन x क्यूब स्क्वायर। अब मुझे अगर ये पता करना है कि क्या x, देखो x तो 1 से छोटा है, लेकिन अब मुझे ये भी पता करना है कि क्या x स्क्वायर 1 से छोटा है, तो मैं ना 0 से लेके, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान में है ना, तो मैं x की कोई वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं, जैसे कि 0.5 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं अगर x की वैल्यू 0.5 रखूं तो x स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली 0.5 क्या होता है, मैं इसको उसमें लिख देता हूं ना फ्रैक्शन में, 0.5 होता है 1/2, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ये होता है 0.5, ये होता है 0.25, ठीक है। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई, अब देखो ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है, तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से छोटी ही होगी, तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 पॉइंट। अच्छा जी, द लेंस ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल, the lengths of the sides of a right angle triangle are consecutive integers and the length of the shortest side is x, which of the following equations could be used to find x। देखो भाई वो ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है ना वो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। पहला है x, तो एक को मैंने क्या रख दिया x, दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4, सही है। अब मैंने इस वाली को x+4 क्यों रखा, हाइपोटेनस को, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, इसलिए मैंने इसको सबसे बड़ा रखा, इसको मैंने छोटा अज्यूम कर लिया सबसे, तो x रख दिया, और इसको मैंने उससे बड़ा अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कुड बी यूज्ड टू फाइंड x, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारी ये है, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी रख सकते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो अब ये जो फॉर्म है ये देख लो यहाँ इन ऑप्शंस में कहाँ है, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में बन रही है, ठीक है। What is the product of the values of x in the equation this? देखो मैंने एक बात क्वाड्रेटिक्स के अंदर बताई थी कि हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि मैं इसको और इसको इंडिविजुअली इक्वल टू -20 रखता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ तब हो सकता था जब यहाँ पर 0 होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, फिर -20 को यहाँ लाके +20 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने ये सब किया तो मेरे पास सिर्फ एंड में ये बचा, ठीक है। इसमें से मैंने x को निकाल लिया कॉमन, ठीक है, तो x, और अब देखो ये 0 के बराबर हो गई, अब ये 0 के बराबर हो गई। अब मैंने इन दोनों को इंडिविजुअली 0 से इक्वल रखा, तो एक तो x इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, और जब मैं 2x + 6 को 0 के बराबर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -6/2 यानी कि -3। मेरे पास दो वैल्यूज क्या आ गई, 0 और -3। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इन तीनों में 0 नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अच्छा जी, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या थी, जहां पर हमारे पास वैल्यूज डिफाइंड हो, यानी कि फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन इन्फिनिटी ना हो रहा हो, या फंक्शन कोई ऐसी वैल्यू ना दे रहा हो जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई ना कोई नंबर दे रहा होता है फंक्शन। डोमेन ये होती थी। अगर हमें डोमेन पता करना है, यानी कि डोमेन बेसिकली वो रेंज होती है नंबर्स की जिसमें फंक्शन डिफाइंड होता है, फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा होता है। तो अब ये वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बारे में एक ही उसूल था कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको 0 के बराबर रख के ये जो दो वैल्यूज निकाली मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 रखा है ना, ठीक है। तो यानी कि ये दो वाहिद वैल्यूज हैं जो कि डोमेन से बाहर है, ये डोमेन में नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन इससे छोटी वैल्यूज भी आ सकती हैं, इनके दरमियान की वैल्यूज भी आ सकती हैं, इससे बड़ी वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या हो गई, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2/5, ये होगा 2/5 क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है, 0.4। फिर 0.4 से 2.5 इनके दरमियान वाली वैल्यूज, ठीक है। पहले तो 0.4 से छोटी वैल्यूज हो गई, फिर इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज हो गई,
और फिर 2.5 से बड़ी इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज होगी। इस तरीके से हमने डोमेन को लिख दिया और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर। मैंने ये तरीका ही बताया था डोमेन लिखने का फंक्शंस में। अच्छा जी, अ कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड्स अपीयर एट मोस्ट 39 टाइम्स। देखो भाई 39 टाइम्स अगर हमने हेड्स को, वो कह रहे हैं एट मोस्ट 39 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम 39 टाइम्स आना चाहिए। 38 टाइम्स भी आ सकता है, 37 टाइम्स भी आ सकता है, 36 टाइम भी आ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। बस वो कह रहे हैं कि 40 बार टॉस किया है ना, तो 40 के 40 बार हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, 40 के 40 बार नहीं आना चाहिए, बाकी कितनी भी बार आ जाए। तो देखो आसान तरीका ये है कि मैं ये निकाल लूं कि 40 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसको 1 में से माइनस कर दूं, मुझे पता चल जाएगा कि 39 की क्या है। ये 39 से कम वाली सारी आ जाएंगी मेरे पास, 39, 38, 37, 36 सारी आ जाएंगी ना, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होते हैं, 1 होता है। तो मैंने यहां पर यही किया है कि देखो 40 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह करके 40 बार। अब एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, तो 1/2, 1/2 इस तरह करते करते 40 बार 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे मतलब अंदाजा कर रहे हैं 1/2, ठीक है। तो अब देखो वंस को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 1 ही आता है, लेकिन 2 40 बार आएंगे तो 2 की पावर 40 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 2 अगर 40 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40। वैसे तो 1 की पावर भी 40 होनी चाहिए, लेकिन 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही आंसर आता है। तो ये आ गई मेरे पास 40 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे अगर एट मोस्ट 39 की चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस, तो ये 1 में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी। मेरे पास ऐसी ऑप्शन गिवन था, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, इन दी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ अल्फा बीटा एंड बीटा -2 3 अल्फा आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस देन बीटा। देखो भाई ये 2 पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और उसके ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स गिवन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन उठाई, उसके अंदर ये वाले जो 2 पॉइंट्स थे ना ये डाले और अल्फा और बीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन बना ली, ठीक है, क्योंकि ये इस पर लाई करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली दोबारा से वही वाली इक्वेशन, और अब क्योंकि ये पॉइंट्स भी लाई करते हैं तो इन दोनों को मैंने इसमें डाला और अल्फा और बीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन बना ली सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि ये इस पे लाई करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। जब तुम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 0.7 आएगी, बीटा की वैल्यू 2.1 आएगी, बीटा की वैल्यू उन्होंने पूछी है तो ये यहां पर देखो कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द लाइन 99y इक्वल्स टू 130, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं 99y इक्वल्स टू 0x प्लस 130, ताकि मैं अपनी y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म बना सकूं। सही, x वाली टर्म ना इसमें है ही नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया 0x। अब 99 दोनों से इधर आके डिवाइड होगा, तो जब 0 डिवाइड बाय 99 करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, और 130 डिवाइड बाय 99 करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y इंटरसेप्ट, यानी कि कहां पर आपकी लाइन y को कट कर रही है, ठीक है। हमसे उसने सिर्फ ग्रेडियंट पूछा है, ग्रेडियंट क्या है 0, क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है ना पूरी। अच्छा जी, अ बिजनेस मीटिंग विल बी हेल्ड एट 3 PM and the doors will only be open from 2:50 PM to 3:10 PM. Which of the following inequalities can be used to assess if an employee will be allowed to enter given that t is the time and hours after 12 PM when he or she arrives? देखो भाई सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मैंने इन दोनों जो टाइम्स है ना ये आवर्स में, इनको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 घंटे कितना होता है 120 मिनट्स प्लस 50 170 मिनट्स। 3 घंटा कितना होता है 180 प्लस 10 190 मिनट्स, ठीक है। अब दरवाजे खुलने का क्या टाइम है 170 से 190, ठीक है, 170 से 190। मेरे पास जो आंसर्स हैं वो मेरे पास मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की फॉर्म में, तो इनइक्वालिटी से जब हम मॉड्यूलस की तरफ जाते थे तो हमारे पास एक मेथड था। वो मेथड क्या था कि इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले तो क्या लेना होता था एवरेज, यानी कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, वो करोगे तो क्या आंसर आएगा 180 मिनट्स में आंसर। और n निकालने का एक तरीका था कि हम लार्जेस्ट नंबर में से क्या करते थे अपने एवरेज को माइनस करते थे, तो जब मैंने लार्जेस्ट नंबर से अपने एवरेज को माइनस किया तो क्या आया 10। फिर मेरे पास ये दोनों आंसर्स मिनट्स के हैं लेकिन ऑप्शंस मेरे पास आवर्स में, ठीक है, टाइम एंड आवर्स, ये देख रहे हो सवाल में भी उसने टाइम एंड आवर्स लिखा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया 180 को आवर्स में किया तो डिवाइड बाय 60 करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 मिनट्स को जब
आवर्स में करना है तो डिवाइड बाय 60 करोगे तो 1/6 आ जाएगा। अब हमारे पास हमारा ए भी आ गया, एन भी आ गया। एक डबल इनइक्वालिटी है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते थे, लेसर देन इक्वल टू वाली फॉर्म के मॉड्यूलस एक्स माइनस एवरेज यानी कि ए यानी कि एवरेज, वो क्या है हमारा 3, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 लेसर देन इक्वल्स टू 1/6। तो ये आंसर ऑप्शन। A certain sequence is defined such that nth term in the sequence is equals to n square plus 1. How much greater is the 10th term than the 7th term in the sequence? देखो भाई, उसने ये बता दिया कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, एपी है जीपी है नहीं बताया, लेकिन उसने ये बता दिया कि उसके उस सीक्वेंस में हमें कोई भी वैल्यू अगर पता करनी है ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1, ये एक फॉर्मूला है कि अगर हमें उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म पता करनी है, इस फॉर्मूले से पता की जा सकती है। अब वो पूछ रहा है 10th टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं 10th टर्म निकालूंगा, इस फॉर्मूले में मैंने 10 रखा, ठीक है, मेरे पास 101 10th टर्म आ गए। फिर इस तरीके से n स्क्वायर प्लस 1 वाले फॉर्मूले में मैंने 7 रखा, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 50 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों को माइनस किया, 51 आंसर आ गया। 16 पे आ जाओ। The length of a certain rectangle is increased by 10% and its width is decreased by 10%. Its new area is what percent of its original area? देखो भाई, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। अब वो कह रहे हैं कि लेंथ को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि हमने कितना कर दिया, 110%। 110% क्या होता है, 110 अपॉन 100 यानी कि 1.1, क्योंकि मैं जीरो को 2 स्टेप पीछे लेके जाऊंगा, जीरो यहां से हटा दूं, ठीक है। तो लेंथ पहले L थी यानी कि 100 थी, और अब 1.1 यानी कि 1L थी यानी कि 100L, 100% थी बेसिकली, और अब 1.1L यानी कि 110% हो गई, 10% बढ़ गई। इसी तरीके से विड्थ को हमने क्या किया, 10% गिरा दिया, यानी कि 90% कर दिया। तो 90% कैसा होता है, 0.9 होता है 90%, तो 0.9 W हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 0.99 लेंथ विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या होता है, एरिया। एरिया, तो हमारा एरिया पहले था 1, अब हो गया 0.99, 0.99 क्या, 99%, ठीक है। तो हमारे जो इट्स न्यू एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया, तो वो है 99%, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला अबव। देखो भाई, पैराबोला को थोड़ा सा एनालाइज करो तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि हमारे पास जो पैराबोला का y इंटरसेप्ट है वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर सारी y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो एक बात मुझे ये समझ आ गई, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस को जाकर देखो, हमारा जो y इंटरसेप्ट होता है वो ये होता है, ये c होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल कर दिए। फिर अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो यानी कि टर्निंग पॉइंट, तो वो यहाँ होगा, यहाँ पर y की एक वैल्यू नेगेटिव होगी और x वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव y होता है और यहाँ पर पॉजिटिव x होता है। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x हमारा पॉजिटिव होगा, x हमारा पॉजिटिव होगा, और y हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जो पार्ट सी वाली इक्वेशन है ना, इसके अंदर मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर्स भी पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। दोनों आंसर्स भी पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन हमें दोनों पॉजिटिव थोड़ी चाहिए, हमें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बचता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 49 पाई क्यूब, व्हाट इज इट्स डायमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया उसने गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, सही है। यहां से एक पाई चला गया, यहां से क्यूब से एक पावर चली गई, 2 बचा, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो आर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब ये रूट इंडिविजुअली 49 और स्क्वायर पे लगेगा, पाई स्क्वायर पे, तो 49 का रूट 7 और पाई स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 7 पाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, रेडियस, मैंने भी गलत किया यहाँ पे, ये आ गया रेडियस। हमें क्या चाहिए, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 14 पाई, सही है। अच्छा जी, दो सेट्स हैं S और R। इफ S इज अ मेंबर ऑफ सेट S एंड R इज अ मेंबर ऑफ सेट R, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ R अपॉन S। देखो भाई,
एस जो है ना वो इनमें से कोई नंबर है और आर जो है ना वो इनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल है ना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर और एस, यानी कि आर की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, आर अपॉन एस की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू और आर अपॉन एस की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू का डिफरेंस हमें बताना है। तो उसके लिए हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो भाई, जब एक फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर को जितना बढ़ाऊंगा और डिनोमिनेटर को जितना कम करूंगा उतनी बड़ी मेरे पास वैल्यू आएगी, है ना। देखो ये मैं करके भी दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं 2/1 क्या आएगा 2, ठीक है। अब अगर मैं करूं 4/1 तो क्या आएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको कम कर देता हूं, मैं कर देता हूं 4/0.5 तो क्या हो जाएगा 8। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को कम से कम रखूं और न्यूमरेटर को ज्यादा से ज्यादा रखूं तो मेरे पास क्या आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में मुझे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखनी है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू मैं इधर से क्या रख सकता हूं 10, और डिनोमिनेटर में छोटी से छोटी वैल्यू भी मैं क्या रख सकता हूं 2। तो मेरे पास 10/2 क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली जब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, मुझे न्यूमरेटर को छोटा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू आर की क्या रख सकता हूं 1 और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एस की क्या रख सकता हूं 20, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई लार्जेस्ट वैल्यू, ये आ गई स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके तुम सॉल्व करोगे तो 99/20 आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, सही है। अब देखो भाई, लाइन एन हैज अ स्लोप ऑफ -1/2 एंड अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, लाइन एल पासिस थ्रू द ओरिजिन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। देखो यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया कि फॉर एग्जांपल ये अगर लाइन एन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, एल यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो एल का एक पॉइंट तो हमें पता चल गया। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं वो, ये परपेंडिकुलर लाइंस है दोनों, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है ना वो पॉइंट आपको दे दिया ए और a+2, ठीक है। तो देखो अब एक बात ये देखो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लाइन एन का भी पॉइंट है और लाइन एल का भी पॉइंट है, दोनों का पॉइंट है। अच्छा जी, हमें जो एम एन वाली लाइन है, मतलब जो लाइन एन है उसका ग्रेडियंट गिवन है -1/2, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो वो जो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 वाला फॉर्मूला था ना, उसके अंदर मैं -1/2 रखूंगा तो मेरे पास m2 जो आएगा ना वो 2 आ जाएगा। तो मुझे लाइन एल का क्या मिल गया, ग्रेडियंट। अब अगर मुझे लाइन एल की इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में डाल सकता हूं, ठीक है, जहां पर m मेरे पास ग्रेडियंट होगा और इसका जो c है ये मुझे बताओ ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, 0 0, ठीक है। तो +0 बेसिकली होता है, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गई क्या, लाइन एल की इक्वेशन। इसके अंदर मैंने ये वाला पॉइंट रख दिया क्योंकि ये पॉइंट लाइन एल का भी पॉइंट है, लाइन एन का भी पॉइंट है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2x में मैंने y की जगह रख दिया a+2 और x की जगह रख दिया a, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a इधर आके माइनस होगा तो यहां बचेगा a इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू क्या निकालनी हमने 2, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स इज अ पैराबोला विद अ मिनिमम एट f2, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू f6। देखो भाई, अगर एक पैराबोला है और उसका मिनिमम पॉइंट f2 है तो इसका मतलब है कि वो कहाँ ओपन होगा, अपवर्ड्स। क्योंकि अगर उसको मैं डाउनवर्ड्स ओपन कर दूं तो फिर मिनिमम पॉइंट f2 थोड़ी रहेगा, फिर तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पॉइंट इसी का होगा कि अगर वो अपवर्ड्स ओपन हो। तो अगर यहाँ पे f2 है, फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू f6। देखो मैंने अज्यूम किया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गई f6 है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये दोनों क्या होंगी, बराबर। ये दोनों यहाँ पर कोई एक वैल्यू आ रही होगी y की, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ f2 से f6 कितना दूर है, 4 यूनिट्स। तो f2 अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो कितना है, हमें यहाँ पे ये +4 है, यहाँ पे -4 करना पड़ेगा। तो 2 -4 करोगे तो -2 पे आ जाओगे, 4 यूनिट्स पीछे चले जाओगे। ये 2 है, फिर 1 पे आओगे, फिर 0 पे आओगे, फिर -1 पे और फिर आएंगे -2 पे, ये 4 यूनिट्स पीछे, सही है। तो f-2 इस तरीके से हमारा आंसर होगा। In the sequence above there is 1 1
फॉलोड बाय 2 2s एंड 3 3s एंड 4 4s एंड सो ऑन, यानी कि वो इस तरह लिखे हुए कि एक बार 1 लिखा, 2 बार 2, 3 बार 3, ठीक है, इस तरीके से लिखे हुए। हाउ मेनी टर्म्स फॉल बिटवीन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ 80 एंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ 85। सही है, देखो मुझे ये पता करना है कि कितनी टर्म्स हैं जो कि 80 से 85 के दरमियान में लाया करती हैं। सही, तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 80 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं, और फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि 85 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं। सही है, तो पहले मैंने ये पता करने की कोशिश की है कि 80 तक टर्म्स कितनी आ रही हैं। अब देखो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है एपी के अंदर जो सम का फॉर्मूला होता है। सही है, वो फॉर्मूला इसलिए लगाया है कि मेरे पास क्योंकि एक बार एक आ रहा है, फिर 2 बार 2 आ रहा है, फिर 3 बार 3 आ रहा है। समझे? मैं अच्छा समझाता हूँ दोबारा से सुनो। देखो भाई, मैंने एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर मैंने एन जो लिया है वो 79 लिया है। 79 इसलिए लिया है कि 1 से लेकर 80 तक हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो 79 होंगे, ये मैंने अज्यूम किया। सही है, और 79 मेरे पास कहां पर आएगा? 80 से बिल्कुल पहले। तो 1 से लेके 79, 1 को मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म, 1 को ले लिया फर्स्ट टर्म, और 79 को ले लिया लास्ट टर्म। सही है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी मैंने 79 ले ली। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो सम आएगा वो आएगा 3160। सही है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि 3160 टर्म्स है 1 से लेके 79 तक। फिर मैंने दोबारा से एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, लेकिन इस बार मैंने अपना एन और अपना ए नहीं सॉरी, इस बार मैंने अपना एन और एल 84 लिया है, क्योंकि अब मुझे पता करना है 84 कहां आता है? 85 से बिल्कुल पहले। ठीक है, तो अब मुझे पता करना है 1 से लेके 84 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब एपी के सम का फॉर्मूला हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 3570। ये वैल्यू ये बता रही है कि भाई 1 से लेके 84 तक 3570 आता है, 3570 टर्म्स आती हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इनके बीच की टर्म्स कितनी है, 410। कि भाई 79 तक इतना है, 84 तक इतना है, माइनस किया, सॉरी 80 तक इतना है और 85 तक इतना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इनको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गई, बीच की टर्म्स 410। लेकिन हमने इसमें से -1 भी किया, इसलिए किया है क्योंकि हमें जो है वो 80 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, देखो जब 84 तक हम ले रहे हैं तो 80 इंक्लूड हो रहा है ना उसमें, हमें उस 80 को बाहर निकालना है, तो इसलिए हमने -1 किया, तो हमारे पास 409 आंसर आया। 409 हमारा आंसर। अच्छा, ये जो था वो टेस्ट 1 में भी था सवाल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा अजीब सा है, ये लिखा हुआ ये था x5 मल्टीप्लाई बाय x10 अपॉन x30। ठीक है, इक्वल्स टू 225। तो यहाँ पे इंडाइसिस लग रहा था कि x5 प्लस x10 क्या हो जाएगा, x15 डिवाइड बाय x13। ठीक है, इंडाइसिस का लॉ था कि मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती थी, ऐड। अब यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो बेसिस क्या हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो माइनस करोगे जब 15 और 13 को तो एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि ऑलरेडी किसके बराबर दिया हुआ है, 225 के। तो हमारा आंसर हो गया 225। अच्छा, यहां पर वो कह रहे हैं इफ द इक्वेशन अबव इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड पी एंड आर कॉन्स्टेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, सिंपल काम ये किया कि इंडाइसिस के लॉस से ना इस इक्वेशन को सॉल्व किया। एक्स आर अपॉन एक्स पी हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, माइनस, तो एक्स आर माइनस पी लिख दिया। अब यहां पर और यहां पर क्या हो सकता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकती है और हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो आर माइनस पी को 2r के बराबर रखा। ठीक है, अब तुम जब r को उधर ले जाके माइनस कराओगे तो 2r माइनस आर आर बचेगा और यहाँ पे माइनस पी बचेगा। पी को इधर ले जाके प्लस करा दोगे तो r प्लस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अच्छा जी, इफ 3y प्लस 8x इक्वल टू 19 एंड 2y माइनस 3x इक्वल टू 11, व्हाट इज y प्लस x। देखो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिर्फ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी, उन दोनों का सम करके आंसर बताना था। ठीक है, ये बस यही है, ये भी आसान है। fx एक फंक्शन दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है gx जिसके अंदर 2fx प्लस 3 है, यानी कि बेसिकली इस वाले फंक्शन को तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसमें प्लस 3 करोगे तो gx बनेगा। और फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज g रूट 11। ठीक है, तो देखो मैंने पता है क्या किया, सबसे पहले तो जहां पर gx की जगह fx लिखा हुआ था ना, वहां fx वाला फंक्शन लिख दिया। ठीक है, वहां fx वाला
फंक्शन लिख दिया। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया कि 2x² 210, इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास gx का फंक्शन बन के आ गया 2x² माइनस 7। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ √11 वाली वैल्यू पुट कर दी, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 11 से 22 माइनस 7 15, 15 मेरा आंसर हो गया बस। At the Blitmore Hotel, 86 guests 86 guests are in rooms with king size beds and 57 guests are in room with bathtubs. If 83 of the guests are in room with only bathtub or a king size bed, how many guests are in their room? ठीक है, देखो भाई बात सुनो, हो क्या रहा है हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैंने, ये बेसिकली वेन डायग्राम का सवाल था, ठीक है। एक मैंने वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पर किंग साइज बेड वाले हैं और यहाँ पर बाथटब वाले हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है किंग साइज बेड वाले कितने, 86, बाथटब वाले हैं 57, लेकिन जो टोटल है ना वो 83 है, ठीक है। टोटल उसने, क्यों, क्योंकि देखो इफ 83 ऑफ द गेस्ट आर इन द रूम्स विद ओनली अ बाथटब और अ किंग साइज बेड, यानी कि टोटल हमारे पास 83 लोग हैं। अब 86 और 57 तो 83 नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कॉमन, कि देखो ना, हाउ मेनी गेस्ट आर इन द रूम्स विद बोथ फीचर्स, यानी कि कॉमन पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ दोनों तरफ से x माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके कमरे में दोनों फीचर्स हैं, और यहाँ पर भी वो लोग हैं जिनके कमरे में दोनों फीचर्स हैं, लेकिन हमें वो कहाँ चाहिए, हमें तो वो बीच में चाहिए, तो हमें इन दोनों जगह से x माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा किसके बराबर होगा, 86 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 57 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 83 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक एक्स और एक एक्स चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 86 प्लस 57 कितना होता है, 143, ठीक है, सही, 143 माइनस 83 हो जाएगा, आंसर आएगा 60। सही है जी, समझ आ गया कैसे भाई, एक सेकेंड, हाँ 60 आंसर है, आंसर आ जाएगा 60। तो 60 लोग वो हैं जो कि जिनके फीचर में दोनों, और जिनके कमरे में दोनों फीचर्स हैं। यहाँ से देखो अगर तुम 60 माइनस करोगे ना तो 26 आएगा, और यहाँ से जब तुम 60 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब जरा इनका सम करके देख लो, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -3, -3 तो लोग हो ही नहीं सकते। लेकिन 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 देखो सम सही बन रहा है, 26 प्लस 60 -3 83 बन रहा है सम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आना -3 ही चाहिए, लेकिन -3 तो लोग ही नहीं होते। छोड़ो बाद में देखते हैं इसको। A teacher assigns certain students the duty of feeding the class hamster, सही है, every day. The students decide to take turns and decide that Alex will feed the hamster on the first day, followed by Bradley, Corinne, Dilip, ये क्या नाम है, and Ella, and then the pattern will repeat। ठीक है, तो भाई देखो मैंने क्या किया कि ये जो 5 बंदे हैं ना, इनके नामों को A B C D E लिख लिया, ठीक है, कि भाई पहले A करेगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, और फिर ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। वो कह रहे हैं 99th डे के ऊपर क्लास को कौन फीड करेगा। तो देखो हमारे पास पैटर्न बेसिकली डिजिट प्रॉब्लम टाइप सवाल है, हमारे पास पैटर्न कितने बार कितने वैल्यूज के बाद रिपीट हो रहा है, 5 के बाद, सही है। तो हमने 99 को क्या किया, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। तो अब देख लेंगे कि 4th पोजीशन पे कौन सा बंदा आ रहा है, तो 4th पोजीशन पे आ रहा है दिलीप, तो इसका मतलब है कि 99th डे पे दिलीप होगा जो हैमस्टर को खाना खिलाएगा। दिलजीत नहीं, सही है जी। इसका आंसर क्या है 27 का, डी है, डी। एक बार और देख लेते हैं ना इसको। 86 guests are in the room with king size beds and 57 are in the rooms with bathtubs. If 83 of the guests are in the rooms with only a bathtub or a king size bed, how many guests are with both features? हाँ तो बेसिकली हमसे कॉमन ही मांगा गया है और हमें टोटल बताया है कि 83 है। 83 देखो ये बोल रहा है 83 कैसे रूम विद ओनली अ बाथटब और साइज, मतलब 83 में ये वाले लोग। अच्छा सही सही सही, सब में से 83 में कुछ वो है जिनमें एक ही है। हाँ तो फिर इसका मतलब है
कि हमारे पास, एक सेकेंड, ये माइनस एक्स होगा, ये भी माइनस होगा, तो 86 माइनस एक्स, तो ये टोटल नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ये टोटल नहीं है, इसका मतलब ये है कि 86 माइनस सिक्स प्लस 57 माइनस सिक्स और माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 83, ये होगा 83 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x प्लस 143 इक्वल्स टू 83, है ना। फिर -2x इक्वल्स टू 143 को उधर जाके माइनस कराओगे -60, x की वैल्यू आएगी 30। अब सही आंसर आया, ठीक है भाई, समझ गए। ये तो आप लोगों ने समझाया भाई। चलो भाई, द इक्वेशन ऑफ अ सर्टेन पैराबोला इज, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। ए है जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि ए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब ए पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या है, हैप्पी फेस बनेगा। सी 0 से छोटा है, यानी कि सी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो वाई इंटरसेप्ट है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है ना, ठीक है, कि वाई को कहाँ पे, ग्राफ जो है वाई इंटरसेक्ट, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पैराबोला, ठीक है। देखो भाई, पहली वाली इक्वेशन में क्या है कि हमारा ये जो पैराबोला है ये y को ऊपर जाता जाएगा और कहीं पॉजिटिव एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो c पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा c तो नेगेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में भी यही मसला है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ पे भी c पॉजिटिव है, हमारा c नेगेटिव है। सिमिलरली अगर डी में देखो तो डी में जो है ना ये सैड फेस बना हुआ है, लेकिन हमारा तो हैप्पी फेस बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी कट कर रहा है, क्या कह रहे हो, पॉजिटिव भी कर रहा है ना कट यहाँ भी। हाँ, यहाँ पर भी कट भी पॉजिटिव पे कर रहा है और है भी डाउन फेस, ये इस तरह भी देख सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा सी के अंदर हमारे पास एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, नहीं, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि एक तो ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है ग्राफ को, और दूसरा ये हैप्पी फेस है। When P and R are divided by 7, ठीक है, the remainders are 3 and 6 respectively. What is the remainder when PR is divided by 7? देखो भाई, मैंने दो ऐसे नंबर्स P और R अज्यूम किए कि जब मैं उनको 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 3 और 6 बचे, सही है। तो P को मैंने ले लिया 10, क्योंकि 10 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 और 3। और इस तरीके से R को मैंने ले लिया 13, क्योंकि जब मैं 13 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। वो कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन PR इज डिवाइडेड बाय 7। तो मैंने क्योंकि P अपना 10 लिया था, R अपना 13 लिया था, PR क्या हो गया, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 130। 130 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 18 जार 7 तो नहीं होना चाहिए, एक सेकंड, ओ सॉरी 7 1 जार 7 किया हुआ मैंने, हाँ सर, 7 1 जार 7 अपॉन 6 आया, 0 को नीचे लाए, 7 8 जार 56, रिमाइंडर बचा 4, ये 4 आंसर, ठीक है। वैल्यू अज्यूम की अपनी तरफ से। If xy coordinate plane, in the xy coordinate plane, the point 2r is at a distance 13 from the point this, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है 13, which of the following could r equal। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था बस इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, हाँ, तो हमने बस यही किया है, लेकिन ये 2 माइनस आर तो नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ, 2 माइनस आर और 14 माइनस 2, ठीक है, हाँ ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब इस पूरी चीज को तुम सॉल्व करोगे तो r की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। r की वैल्यूज आएंगी 2, 7 और -3, उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। Which of the following sets of points forms a line that is perpendicular to the line this? देखो भाई, सुनो 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 सुनो, देखो ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इस लाइन के जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर इनमें से कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं, हाँ, इक्वेशन को मैंने सेट करके लिखा है, ठीक है। तो इक्वेशन को जब मैंने सेट किया तो ये 8x उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है, 2 दोनों से जाके डिवाइड हो गया, तो ये जब 2 दोनों से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 जार 4 जार 4x, और इसी तरीके से यहाँ पर जब डिवाइड होगा 1 जार 6 जार 6, ठीक है।
इसका ग्रेडियंट मेरे पास आ गया इस वाली का -4। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर वाली का ग्रेडियंट चाहिए तो वही m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 करना पड़ेगा, तो बेसिकली आ जाएगा 1/4। सही है। अब हमें ये पता चल गया कि भैया कि जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना उसका ग्रेडियंट क्या है 1/4। हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सेट है पॉइंट्स का जो उस पर लाई करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने चारों के ऊपर एक एक करके ग्रेडियंट फॉर्मूला लगाया। जाहिर है जिसका ग्रेडियंट 1/4 आ गया वही दो पॉइंट्स है जो लाई करते हैं, और उसका वो आया था डी का। सही है, समझ आ गया। अच्छा जी, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और एक जी एक्स दिया हुआ है, जी3 की वैल्यू पूछनी है, उसी तरीके का सवाल है जो अभी हमने किया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने कि भाई हाँ f2x है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया fx को f2x बनाया। ठीक है, यानी कि जहां जहां fx में x लिखा है वहां क्या लिखा 2x, तो ये बन गया 16x - 19। अब इस वैल्यू को समझ आ गई, अब इस वैल्यू को उठा के मैंने कहाँ रखना है यहाँ पर अपने gx फंक्शन में, ताकि मैं अपना gx फंक्शन बना सकूं। तो मैंने यहाँ पर f2x की जगह अपना f2x रखा, मेरे पास -9 + 4 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब मुझे बस सिंपली इसमें 3 वैल्यू पुट करके आंसर निकाला था, तो 16 3 * 48, 48 - 4 44 आ गया, ये आंसर हो गया। 11 सवाल रह गए हैं बस। आफ्टर बी गेम्स Morris basketball team had scored an average of 60 points per game. Then they played 4 games in which they averaged 84 points per game, which changed their overall average to 72 points per game. What is B? देखो यार, सबसे पहले उन्होंने बी गेम्स खेले। अब जो बी गेम्स में उनका टोटल सम होगा स्कोर का वो, और फिर जो 4 गेम्स में टोटल सम होगा वो, ये सब इसके बराबर होगा b+4 के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 2 गेम्स खेले तो 2 गेम में जितने बनाए फिर 4 गेम में जितने बनाए, इनको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि उन्होंने 6 गेम में कितने बनाए। तो बेसिकली ये मैंने किया हुआ है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई। अब सम ऑफ बी अगर हमें निकालना है तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन हमें उसने बता दिया 60 है, नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी बी है, तो सम क्या आ जाएगा 60b। अच्छा, इसका सम निकालना है 4 गेम्स का, तो वो तो उसने हमें बता दिया कि भाई 4 गेम्स है, नंबर ऑफ वैल्यूज और 84 एवरेज है, तो 4 × 84 ये आपके पास वो आ गया। अच्छा, अब इसका जो एवरेज है ना ओवरऑल एवरेज, वो उसने हमें बता दिया 72 है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सम अपॉन नंबर। मीन है 72 मीन है, नंबर ऑफ वैल्यूज है b+4 और सम हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा सम 72 × b+4। इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो b की एक वैल्यू निकल के आएगी जो कि होगी 4। लाइन m passes through the points this where p is greater than 2, p 2 से बड़ा है। if the line is perpendicular to, if line L is perpendicular to line m, which of the following equations could represent L? देखो सबसे पहले तो लाइन m के ऊपर हमने लगाया ग्रेडियंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास एक इस तरीके की इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है, हाँ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइन L का ग्रेडियंट निकालने के लिए ये वाले फॉर्म में अपने ये वाले फॉर्मूले में रखा, तो मेरे पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा और p - 2 डिवाइड होगा तो -2 अपॉन p - 2 हो जाएगा। ये मेरे पास किसका ग्रेडियंट आ गया, लाइन L का। मुझसे बोल रहे हैं लाइन L की इक्वेशन बतानी है, तो मैं यहां पर देख लेता हूं कि ग्रेडियंट कहां पर, ये वही इक्वेशन होगी। ठीक है, तो x के बराबर वाला ग्रेडियंट होता है तो वो सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर ही है, ये आंसर हो गया सिंपल। 36 what is the volume of the smallest cube that could completely contain a sphere with radius r? देखो भाई एक क्यूब है मैंने बना दिया यहाँ पे, उसके अंदर एक स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है r। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास सर्कल के सेंटर से लेके क्यूब की दीवार तक का जो लेंथ है वो r है, तो क्यूब की पूरी लेंथ कितनी होगी 2r, ये पूरी चीज 2r होगी ना। वो पूछ रहा है कि ऐसे क्यूब का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है L3। लेंथ मेरे पास ऑलरेडी मैंने अभी 2r पता करी, तो 2r को लेंथ की जगह रखोगे तो 8r³ आ जाएगा आंसर, ये आ गया। अच्छा जी, इन ट्राइंगल ABC, AB is 11, BC is 15, which of the following could not be the parameter of ट्राइंगल ABC? देखो भाई इसके अंदर मैंने एक पढ़ाई थी ट्राइंगल साइड
इनइक्वालिटी हाँ, ये मैंने अप्लाई ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। उसमें हम ये कह रहे थे कि देखो एक ट्राइंगल के अंदर एक रूल फॉलो होता है कि दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी वाली साइड की लेंथ से बड़ा होता है, ठीक है। दो साइड्स का सम तीसरी वाली से बड़ा होता है, लेकिन अब मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल की लेंथ हमें नहीं पता, दो लेंथ पता है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल है एबीसी, सही है, ट्राइंगल है एबीसी। तो एक तो सिचुएशन हमारे पास ये बन सकती है ए और बी का सम सी से बड़ा है, दूसरी सिचुएशन बन सकती है ए और सी का सम बी से बड़ा है, और तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि बी और सी का सम ए से बड़ा है। तीन सिचुएशन बन सकती है। अब मैंने ए बी को ए अज्यूम कर लिया, बी सी को बी अज्यूम कर लिया, ठीक है, मतलब अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। जब तुम वैल्यूज इनपुट करोगे तो तुम्हारे पास तीन इनइक्वालिटीज आएंगी। एक ये बनेगी कि भाई सी की वैल्यू 26 से छोटी है, एक बनेगी कि सी की वैल्यू 4 से बड़ी है, और एक बनेगी सी की वैल्यू -4 से बड़ी है, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यूज जा नहीं सकती लेंथ की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वाली कैंसिल हो गई। जब इन दोनों को तुम मिलाओगे तो एक डबल इनइक्वालिटी बन जाएगी कि सी की वैल्यू 4 से बड़ी है और 26 से क्या है, छोटी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दिए हुए हैं पैरामीटर्स, तीनों साइड्स के सम दिए हुए, ठीक है। हमने तो जो अपनी इनइक्वालिटी बनाई है वो खाली सी के लिए बनाई है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कि सी की क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइन एल सॉरी ए और बी इन दोनों के सम को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा सी। तो जब मैंने 29 में से 11 और 15 को माइनस किया तो 3 आया। इसी तरीके से जब मैंने 11 और 15 में से 3 आया, फिर इसी तरीके से यही काम 33 के साथ किया तो 7 आया, फिर 23.5 और फिर 25 आंसर आया। अब हमारे पास ये जो लेंथ आई है ना ए और बी को इन पैरामीटर्स में से माइनस करने के बाद, यह है 3, 7, 23.5 और 25, ठीक है। हमारी इन चारों में से देख लो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि इसमें लाई नहीं करती, क्योंकि वो कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द पैरामीटर, ठीक है। तो वो सिर्फ वाहिद यही वैल्यू है कि 3 जो है ना वो लाई नहीं करता, बाकी 7, 23.5, 25 तीनों इस रेंज में लाई करते। अच्छा जी, ये सवाल देख लो, ये एक अजीब सा एक्सप्रेशन टाइप कुछ दिया हुआ था, सही है। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मगर उन्होंने बस ये कहा था कि ये चीज़ जो है ना ये इसके बराबर है, और फिर उसने कहा था कि बताओ 11m की वैल्यू अगर 81 है तो फिर m क्या होगा। तो देखो अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि c की जगह हमने c की वैल्यू रखनी थी और d की जगह हमने d की वैल्यू रख दी थी। तो c की वैल्यू उसने 11 दी हुई थी और d की वैल्यू उसने m दी हुई थी, तो सिंपल आपने c स्क्वायर माइनस 10d में c की जगह 11 और d की जगह m रखना था, और ये पूरी चीज बराबर थी 81 के, तो इसको बराबर रखना था 81 के। तो जब इसको बराबर रखा 81 के तो आंसर क्या आया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 माइनस 81 इक्वल्स टू 10m हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 10m, और जब 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू 4। ये सिंपल इजी फ्री के मार्क्स थे, ठीक है। बस थोड़ा सा सवाल अजीब तरीके से दिया हुआ था। If p square is a multiple of both 8 and 35 and p is an integer, what is the least possible value of p? सही है। देखो भाई p स्क्वायर जो है ना वो मल्टीपल है 8 और 35 का, इसका मतलब है कि p स्क्वायर 8 और 35 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 8 और 35 का ना एलसीएम ले लिया ये पता करने के लिए कि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो अब क्योंकि देखो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि हम इस तरह से एक वो बनाते हैं डायग्राम। अब हमें ये देखना होता है कि 8 और 35 क्या दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। तो मैंने क्या किया, 8 1 जार 8 और 35 को एज इट इज रख ला, फिर 35 1 जार 35 इस तरह। अब तुम चाहो तो वो 2 2 करके 5 5 करके भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आते नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि भाई पी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो या तो 8 इंटू 35 होगी यानी कि 280, या फिर उससे बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। अब मैंने क्या किया, 280 के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इसकी ना, तो मेरे पास इस तरीके से फैक्टर्स बन गए, ये सारे फैक्टर्स हैं 280 है, मतलब ये भी 280 खुद भी एक फैक्टर है, 280 1 280 होता है ना, ये सारे फैक्टर बन गए। अब देखो p की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि इन फैक्टर्स में आए, p की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि इन फैक्टर्स में आए, तभी ये हो सकता है कि p स्क्वायर भी जो है वो फैक्टर बने। तो अब इन सब में से एक ही ऑप्शन है जो कि आ रहा है, वो है 140।
क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अकॉर्डिंग टू द टेबल अबव इफ एफ की f1 इज n एंड व्हाट इज g n माइनस टू। देखो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा n है क्या, तो मैं टेबल में जाऊंगा, f के अंदर क्या डालूंगा 1, तो जब मैंने f1 डाल के वैल्यू देखी तो मेरे पास क्या आउटपुट आया 2, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, अब मुझे पता करना है g n माइनस टू यानी कि g 2 माइनस टू यानी कि g 0, तो जब मैंने g में 0 डाला तो मेरे पास क्या आया माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू जी। बस फ्री के सवाल, फ्री के नंबर। द डिफरेंस, देखो भैया, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड दैट ऑफ इट्स लॉन्गर लेग इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर लेग। देखो भाई, वो ये कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस द लॉन्गर साइड का स्क्वायर। अब देखो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि परपेंडिकुलर साइड लॉन्गर है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली साइड लॉन्गर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एच स्क्वायर और पी स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो इसके बराबर है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पी स्क्वायर में उधर ले जाके माइनस कराया, ये जो चीज है इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे ये, तो मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखी, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया। जब तुम अंडर रूट लोगे उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो ए मेरे पास x है, बी मेरे पास y है, तो मैंने इसको क्या किया x माइनस वाई होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको मैंने वो बंद कर लिया, ठीक है। अब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x माइनस वन हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि शॉर्टर लेग की लेंथ क्या है, वो है x माइनस वन। द रेशियो of the lengths of the sides of a certain rectangle is x is to y. If x and y are integers and the sides have integer lengths, which of the following could be the area of the rectangle। देखो भैया एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो x is to y दिया हुआ है। अब रेशियो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके साथ nx और ny लिखा है कि कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर होगा जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाके असल वैल्यू आएगी, ठीक है। जब हम nx और ny लेंगे तो ये कैंसिल होके x is to y बचेगा, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ किया तो क्या आया n स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, सही, ये आया एरिया। अब मुझे अपने ऑप्शंस को देखना है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्स वाई कहाँ आ रहा है, तो एक्स वाई एक तो इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई होल स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 5x प्लस 5y आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। फिर मुझे ये देखना है कि मेरे पास एक्स वाई के साथ कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि एक स्क्वायर नंबर हो, 2 तो कोई स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, 9 होता है एक स्क्वायर नंबर, 3 स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा जी, इफ p इज इक्वल्स टू 1024 क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 2 पावर n क्यूब, ये 2 पावर n क्यूब लिखा हुआ है, कैन फिट इनसाइड अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8p इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। देखो भाई p की वैल्यू 1024 है और हमें पता करनी है 8p, तो मैंने क्या किया, दोनों साइडों को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8p की वैल्यू आ गई 1024 मल्टीप्लाई बाई 8, 8192 क्यूब। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम ये है इन टर्म्स ऑफ क्यूब, इसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स फिट करने जिनके वॉल्यूम ये होने चाहिए। तो अगर मुझे एक बड़ी चीज में छोटी चीज फिट करनी है तो यानी कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, सही है भाई, एक बड़ा क्यूब है, सही, उसके अंदर मुझे छोटे छोटे क्यूब्स लगाने हैं, तो मुझे ये पता करना है कि कितने आ सकते हैं, तो मैं डिवाइड ही करूंगा ना, जाहिर है कि कितने खाने बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको डिवाइड बाय दिस करवाया, 8192 जो होता है ना, जब तुम इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये 2 की पावर 13 आएगा, कि ये होते 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 जब 1 तक आएगा तो 2 की पावर 13, क्यू क्यू से कैंसिल, 2 की पावर 13 मैंने लिख दिया 8192 और 2 की पावर n, इंडाइसिस का लॉ क्या होता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं और डिवाइड का साइन हो तो 2 13 माइनस 9, डी आंसर हो गया। इन द इक्वेशन अबव c and d are constants if the equation is true for all values of x, which what is the value of cd। देखो भाई इसमें सिंपल ये था कि ये इसके बराबर है, तो मैंने यहां पर ना आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मुझे सिंपल काम ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक्स स्क्वायर के बराबर रख सकता हूँ, एक्स वाली टर्म्स को एक्स के बराबर रख सकता हूँ। तो एक्स वाली टर्म क्या है 14 और 2d, तो मैंने 14 और 2d को बराबर रख दिया,
तो मेरे पास डी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स है यानी कि जिसमें x नहीं है, यहाँ पर मेरे पास c है, यहाँ पे मेरे पास डी स्क्वायर है, तो c को डी स्क्वायर के बराबर रखा, डी की वैल्यू 7 निकाली थी, यहाँ रखी, c की वैल्यू क्या गई 49। उसने मुझसे पूछा सी डी बताओ, तो c 7 है, d 49 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 343 आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अ सर्टेन यूथ सॉकर लीग each team plays each other team exactly once during a season। अब ये वो सवाल है वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद नहीं, वो हैंडशेक वाला हमने किया था। ठीक है, तो देखो अगर हमें एक टीम को दूसरी टीम के साथ एक बार खिलाना है तो एक वक्त में कितनी टीम्स चाहिए होंगी? 2। ठीक है, टोटल टीम्स मैंने अज्यूम कर ली हमारी n है। ठीक है, तो हमारे कॉम्बिनेशन किस तरह बनेंगे? NC2 कि मुझे एक बार में 2 टीम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनका मैच आपस में कराना पड़ेगा। NC2, ठीक है, NC2 का फॉर्मूला मैंने बताया था n-1/2 होता है, और वो ये कह रहे हैं कि टोटल गेम्स 28 हुए, यानी कि इसका आंसर 28 हुआ। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे फॉर n तो ये हो जाएगा 56 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक को करते हैं सॉल्व, मिडिल टर्म ब्रेक करके करना। एक वैल्यू आई 8, एक वैल्यू आई -7। अब -7 टीम्स तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी